आज ग्रामर सेक्शन किया चैप्टर मॉडल एक्जुलियरी अर्थात मॉडल्स का सेकेंड क्लास होता है। इसके पहले हम लोग मॉडल एक्जुलियरी का इंट्रोडक्शन देखे हैं प्रीवियस क्लास में। जो फर्स्ट डे हम पढ़ रहे थे वहां पे आपको बताया गया मॉडल एक्जुलियरी कितने होते हैं और इनके प्रयोग कैसे होता है। जहां तक हम लोगों ने कैन और मे का प्रयोग पढ़ा, मे में कुछ सिस्टम के बारे में आपको बताया गया कि मे का यूज कैसे करते हैं, कैन का यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसके आगे अन्य मॉडल्स का प्रयोग हमारे रिटन और स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसे होता है। तो अभी तो हम मॉडल के अंतर्गत मे के बारे में पढ़ रहे थे, जहां से हमने आपको 3 पॉइंट के बारे में बताया। अगर आप पढ़े हैं तो यहाँ से कंटिन्यू हो लें, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और एडवांस ग्रामर मॉडल एक्जुलियरी डे 1 को देखेंगे। वहां पे आपको बातें प्रीवियस क्लासेस समझ में आएगी, उसके बाद यहाँ समझेंगे, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और तैयारी करना आपके लिए आसान है। लुक हियर, हम लोग पढ़ रहे हैं द यूज ऑफ मे। यहाँ आपने देखा प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य के परमिशन को इंडिकेट करने के लिए, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए या पर्पस को दर्शाने के लिए। इसके बाद देखते हैं प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप को दर्शाने के लिए। यहाँ जो हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस से आता है, यानी जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए शुभकामनाएं करते हैं या किसी को अभिशाप देते हैं, तो वहां मे का प्रयोग किया जाता है। और लुक हियर, जैसे भगवान मेरी मदद करें, इट इज अ प्रेयर। तुम सदा खुश रहो, यह ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद यानी प्रेयर, ब्लेसिंग, विशिंग और अभिशाप कर्सिंग को डिनोट करने के लिए। जैसे राजा अमर रहे, तुम हर एक खुशी को तरसो। ध्यान देंगे, इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के पहले एक माइनर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत बात आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या हम इसके लास्ट साइन के बारे में क्लियर कर ले। यहाँ प्रत्येक सेंटेंस के अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मात्र एक साइन से आप सारी बातों को समझ सकते हैं। इसके लिए जो आप रूल यूज करते हैं इसको ऐसे देखिए गया, ये सभी जो है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। जब आप इसको बनाते हैं तो सबसे पहले मे का प्रयोग कर लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में इस साइन का प्रयोग करेंगे। अब इसके अनुसार आप अपना आंसर देखते चलते हैं इन सभी सेंटेंस को। आंसर इज हियर, जिसे भगवान मेरी मदद करे, मे गॉड हेल्प मी, तुम सदा खुश रहो, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, राजा अमर रहे,
मे द किंग लॉन्ग लीव या लीव लॉन्ग, जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। तुम हर एक खुशी को तरसो। मे यू मिस इट्स प्लीजर। तो यहां जो आपने सेंटेंस को देखा, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसे पहचानने का तरीका होता है लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हो तो हम इसके पहले मे का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल वे, काफी आसानी तरीका से हम समझ सकते हैं। जैसे मानिए कि आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन होता है गॉड सेव द किंग, और आपको ऑप्शन मिलता है कैन और मे। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। राइट, क्योंकि जैसे ही आपको ये साइन मिलेगा आप समझेंगे कि यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। उतना अगर आपको ऐसे भी बात समझ में आ जाती है कि यह प्रेयर है, ब्लेसिंग है, विशिंग है या कर्सिंग है, तो आप डायरेक्टली मे का प्रयोग करिए। वरना काफी सिंपल तरीका है, एक साइन को पहचानेंगे आप। यहाँ जैसे ही मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है समझिए कि यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसके पहले मे का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा आंसर जो है ना मे प्राप्त होता है। बोले एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट को देखेंगे आप। इसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन होता है I have you pass the examination, और ऑप्शन देते हैं आपको कैन और मे। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। राइट, आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये साइन को देखेंगे और इसके अनुसार जो है आप कैन या मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैन और मे से रिलेटेड आपने वेरियस पॉइंट को जाना। यहां तक आपने समझा कि किस सिचुएशन में हमारा ऑप्शन आंसर जो होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैन होता है और कब मे होता है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो आपके पास ट्रांसलेशन बुक है, कुछ एक्सरसाइजेस को है ना प्रैक्टिस कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए। यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बहुत सारे सेंटेंस को जो है ना आप हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी बना सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम इस सेक्शन को समाप्त करेंगे तो आपको बताते चलते हैं हम एक एक मॉडल के साथ हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे हमको आंसर देना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट मॉडल के बारे में। नेक्स्ट मॉडल्स हुआ गुड। हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान ले पहले। गुड कैन का पास्ट फॉर्म है। फर्स्ट पॉइंट आपका होता है कि गुड कैन का पास्ट फॉर्म है। इसको देखिएगा, पास्ट टाइम में किसी कार्य की पुण्यता को दर्शाने के लिए, फर्स्ट टाइम में किसी कार्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए मतलब पूर्ण अवस्था, बीते हुए समय में अगर आपने किसी काम को पूरा किया यानी समाप्त कर चुके हैं या समाप्त किए तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। हाउ, लुक हियर, एज। जैसे मान लीजिए वह बाहर जा सका। सबसे पहले आप मालूम करेंगे कि यह सेंटेंस किस टाइम में यानी किस टेंस में लिखा गया है। वह बाहर जा सका प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम है? राइट, पास्ट टाइम हो गया।
अब बोलिए वह बाहर गया है या नहीं? जा चुका है यानी वह बाहर जा सका, इट मीन्स कार्य पूर्ण हुआ। तो बीते हुए समय में जिस काम को आप पूरा कर सके उस तरह के एक्शन को डिनोट करने के लिए और रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका यहां देख लेते हैं आप। ही कुड गो आउट। जैसे मान लीजिए भारत मैच जीत सका। यहां एक सेंटेंस है, भारत मैच जीत सका। बोलेंगे आप प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है? पास्ट हुआ। बोलिए क्रिया पूरी हुई है या अधूरी है? क्रिया पूरा हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को इस तरह के एक्शन को डिनोट करने के लिए हम जो है ना कुड का प्रयोग करते हैं। इंडिया कुड विन द मैच। अब इन चीजों को आपने एक लाइन में जाना पास्ट टाइम में। तो टाइम एंड टेंस से हमने आपको पास्ट टाइम के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बता चुके हैं। यस्टरडे हो, लास्ट हो, एगो हो या एनी मोड ऑफ टाइम, फिक्स टाइम इन पास्ट हो तो आप वहां कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन होता है राम सी मी यस्टरडे और आपको ऑप्शन देते हैं कैन, मे, कुड। इस बार हमने आपको ऑप्शन में एक बार व्यक्तिगत 3 बार का ऑप्शन दिया। जैसे जैसे आप मॉडल पढ़ते चलेंगे हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में खुद ही आपके लिए बढ़ाता और समझाता चलूंगा। आप सिर्फ केयर करते चलेंगे एक एक पॉइंट को, सारी बातें आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। अब यहाँ बोलेंगे राम सी यू यस्टरडे, हम कैन, मे या कुड क्या सिलेक्ट करें? राइट, चूंकि सेंटेंस में यस्टरडे का प्रयोग है इट मींस ये पास्ट टाइम की घटना है, अतः हमारा आंसर कुड होता है। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं, यू टीच इंग्लिश लास्ट डे। हम आपको ऑप्शन देते हैं कैन, मे और कुड। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। राइट, हम यहां पे कुड का प्रयोग करते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? आसानी से आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसे नोट कर लीजिए। जब भी इस क्लास को देखिए पढ़िए उस समय कॉपी हो, कलम हो, आप अपने पास रखें, एक एक पॉइंट को समझ लें, टाइम के अनुसार जो है ना इसे नोट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। आपकी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपके घर बैठे होता रहेगा। ओके, राइट डाउन। तक कुड के यूज के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट को देखा। पहला इंट्रोडक्शन, कुड कैन का पास्ट फॉर्म हुआ। फर्स्ट टाइम में किसी क्रिया के पूर्ण अवस्था को यानी पूर्णता को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये क्लास वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके बाद कंटिन्यू जो भी हमारे क्लासेस होंगे इसके वीडियो जो है ना आपको नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो होगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप समय के अनुसार जो है ना पढ़ते रहेंगे। बस ऑनलाइन आप 30 मिनट हमें देंगे और जो आपका 100 नंबर के इंग्लिश में 30 नंबर का क्वेश्चन जो ग्रामर से आता है वो 30 नंबर कंप्लीट आप हमसे लेंगे एब्सोल्युटली। अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं कुड के बारे में। कुड के जो है ना 2 पॉइंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि पास्ट टाइम में किसी कार्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए। इसके बाद देखते हैं 3rd पॉइंट को, देखिएगा
फर्स्ट टाइम में किसी कार्य की अपूर्णता को दर्शाने के लिए, बीते हुए समय में आप अगर किसी कार्य की अपूर्णता के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहां भी हम लोग कूड का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण कार्य को दिखाना हो या अपूर्ण कार्य को दिखाना हो, अगर कार्य बीते हुए समय का है तो वहां कूड का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ बात समझ में आ जाएगी कि कैसे कार्य अपूर्ण कंडीशन में गया। मान लीजिए कोई काम होने की संभावना थी या प्रबल जो है ना इच्छा भी था, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया, तो हम उसे अपूर्ण अवस्था बोलते हैं या उस कार्य की अपूर्णता बोलते हैं, और उसको इंडिकेट करने के लिए कूड का प्रयोग करते हैं। हाउ, लुक हियर, जैसे मान लीजिए राम वह बाहर जा सकता था, भारत मैच जीत सकता था। अब एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आप इस सेंटेंस को यहां पे देख रहे थे, वह बाहर जा सका, वह बाहर जा सकता था। जरा ये दोनों सेंटेंस में अंतर बताएंगे कि ये दोनों एक ही बात को प्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वह बाहर जा सका मतलब क्रिया जो है ना पूर्ण हुई, और वह बाहर जा सकता था इट मीन्स किसी कारणवश नहीं गया। हालांकि सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं है, फिर भी आप समझ रहे हैं कि वह बाहर नहीं जा सका। समझ में आ रहा है ना? नहीं, सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं है, फिर भी सेंटेंस से जो है ना नेगेटिव सेंस का बोध हो रहा है। इस तरह के जो कार्य होते हैं यह अपूर्ण अवस्था कहलाते हैं। आप यहाँ से जो है ना टेंस और मॉडल में एक डिफरेंस को भी समझ लेंगे। टेंस जो है ना किसी क्रिया के होने के टाइम के बारे में बातें करता है, और मॉडल जो है ना उस क्रिया के अवस्था के बारे में बात करता है, क्षमता के बारे में बात करता है, संभावना के बारे में बात करता है। मॉडल ये कभी नहीं कहता कि काम होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ ये बताता है काम होने के सिचुएशन कंडीशंस क्या है, इन चीजों के बारे में ये डिस्कस करता है। जैसे आप इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू टेंस देखते हैं, वह बाहर गया, वह बाहर जाता था, वह बाहर गया, वह बाहर जाता था, ये दोनों टेंस हैं। और टेंस के अंतर्गत जो है ना सेम फंक्शन को कर रहे हैं कि वह बाहर जाने का काम पूरा करता था या पूरा किया। लेकिन इसी टर्म को भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह बाहर जा सका मतलब क्रिया पूर्ण हुई, और वह बाहर जा सकता था मतलब क्रिया अभी अधूरी है, पूरा नहीं हुआ। बाहर जाने के चांस थे लेकिन किसी कारणवश वह बाहर नहीं जा सका। तो इस तरह के कार्य को दर्शाने के लिए हम जो है ना कूड का प्रयोग करते हैं। यानी इसे आप अब ऐसे समझ लीजिए, आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, कूड रखेंगे, जब एक्शन अधूरा हो तो हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ समझेंगे आप। हम यहाँ आपको एक ही सेंटेंस में 3 तरह से क्वेश्चन को समझाएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आप कैसे जो है ना आसान तरीका में आंसर दे सकते हैं। ये सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट कुड हैव और V3। पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं ऊपर वाले सेंटेंस को। वह बाहर जा सकता था, he could have gone out। भारत मैच जीत सकता था, इंडिया
could have won the match। अब देखिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, यानी आपसे हम प्रश्न करते हैं he have played well, आपको ऑप्शन दिया जाता है can, could, may। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ही देखिएगा, इतना फॉर्म आप परमानेंट याद रखिएगा। पहले कभी कूड के बारे में समझिए, अन्य मॉडल के साथ भी +V3 का प्रयोग होता है, तो अन्य के बारे में सोचेंगे तो फिर यहाँ मिस कर जाएंगे। जो पहले सामने है उसके बारे में समझिए, जो आने वाला है उसे तो समझना ही है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है या दिक्कत नहीं है। यदि +V3 का प्रयोग सेंटेंस में हो तो आप मॉडल के लिए कूड का प्रयोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सीता could have me, आपको भरना है टीच डॉट टीचेस। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। अब आइए टेंस के पैटर्न के अनुसार आ जाइए, यानी यह क्वेश्चन आपके टाइम एंड टेंस से भी लिया जा सकता है, यहाँ मॉडल एक्जुलरी से लिया जा सकता है। टेंस हो या मॉडल हो, अभी हम वर्ब में ही है, वर्ब को ही समझ रहे हैं। बस इतना ही समझ लीजिए ना कि पूरी ग्रामर का सारांश ही वर्ब है। वर्ब को पढ़ते चलिए, जिस दिन वर्ब समाप्त होगा पूरा ग्रामर आपका समाप्त हो जाएगा, बड़ी आसानी तरीका से आप समझ जाएंगे। चलो क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन होता है हमारा सीता कुड हैव और मी, टीच डॉट और टीचेस, क्या सेलेक्ट करेंगे? राइट। जब भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड के बाद किसी वर्ब का प्रयोग करना हो तो उसे परमानेंट थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। एक लाइन में बात को समझ लीजिएगा, हैव, हैज, हैड +V3। तो ऐसे जो है ना आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। जैसे मान लीजिए हमसे क्वेश्चन ऐसे भी होता है, शी कुड danced there। ऑप्शन होता है आपका हैज, हैड, हैव फ्रॉम एक्जुलियरी। अब यहां आप आंसर सेलेक्ट करिए, शी कुड डांस देयर, क्या भरेंगे यहां? ये मत समझिएगा कि कुड फर्स्ट टाइम है तो हैड भरेंगे, या सी है तो हैज भरेंगे, ऐसी बात नहीं है। कुड जो है ना मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। तो जब मॉडल के बाद किसी V1 का प्रयोग अब यहाँ हैज है, हैड है, हैव है, तो इसके लिए V1 का भी काम करना है, तो आपका ऑप्शन हैव होता है। यानी सिर्फ इतना, ये 3 टर्म याद रखेंगे, ये 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और बड़े आसानी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल ये कुड का अन्य प्रयोग क्या होता है। पास्ट टाइम में किसी कार्य की कोई कल्पना, मतलब अनरियल कंडीशन को दर्शाने के लिए। अनरियल कंडीशन, अब इन चीजों को ऐसे जानिएगा, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसको पूरा करने के लिए कोई शर्त होता है, कोई कंडीशन होता है। अब कंडीशन ही पूरा ना हो तो शायद हम काम पूरा नहीं कर सकते हैं।
उस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं उन्हें अनरियल कंडीशन कहा जाता है। अब हम इस पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप में सबसे पहले स्टेट को देखेंगे, पोजीशन को देखेंगे और एक्शन को देखेंगे। केयर कीजिएगा, बहुत आसानी से बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप केयर करेंगे स्टेट के लिए। स्टेट का मतलब जो हम लोग हैं, कई बार आपको बताया गया, जो मैं हूं, जो आप हैं, जो यह है, जो वह है, यानी दुनिया की कोई भी वस्तु अगर कुछ है तो वह उसे हम उसका स्टेट समझते हैं, अवस्था, स्टेटस। जैसे मान लीजिए यदि मैं अमीर होता तो तुम्हें अमीर बना सकता। यहाँ एक क्वेश्चन है कि यदि मैं अमीर होता तो तुम्हें अमीर बना सकता, यानी हम तुम्हें अमीर बनाए, इसके लिए एक शर्त है कि मुझे अमीर होना पड़ा, तो ना मैं अमीर हूं ना तुम्हें अमीर बना सकता हूं। दैट इज द अनरियल कंडीशन। इस तरह की जो सिचुएशंस होते हैं इन्हें अनरियल कंडीशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यदि वह महान होता तो हम लोग वहां जा सकते थे। यदि वह महान होता तो हम लोग वहां जा सकते थे, यानी हम लोग वहां जाएं, इसके लिए शर्त है कि उसे महान होना पड़ा। इट मीन्स ना वो महान हुआ ना हम लोग वहां जा सके। तो ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं इन्हें अनरियल कंडीशन बोला जाता है। अब यहाँ रूल को आप समझेंगे। यदि के लिए इफ लिखेंगे आप, सब्जेक्ट वेयर प्लस स्टेट। पॉइंट टू बी नोटेड। आप इसको बड़ी आसानी तरीका से ऐसे समझिए, यदि आप कुछ होते, यानी मैं कुछ होता, वह कुछ होता, जब स्टेट का प्रयोग इस कंडीशन में होता है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सभी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ऐसे तो कभी मत समझिएगा, ये कोई फिक्स नहीं है कि आई है तो उसके साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होता है, ऐसी बात नहीं है। सभी वर्ब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन सबके लिए टर्म एंड कंडीशन अलग अलग होता है। हम आई के साथ इज का भी प्रयोग करते हैं, हम आई के साथ हैड हैव तो करते ही हैं, हैज का भी प्रयोग करेंगे, हम आई के साथ इज का भी प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब तक आपने आई वॉज पढ़ा, यहाँ हम लोग आई वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है ना, आगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां आपको विस्तार से समझा दिया जाएगा। सो लुक हियर। इसके बाद अब सेकेंड पार्ट में आएंगे तो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद कुड होगा। आगे जो है ना, दो तरीका से आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। कुड के बाद V1 लिखिए या हैव प्लस V3 लिखिए। सिचुएशन इसके लिए होगा अगर बना सकता, अगर इस तरह से सकना का प्रयोग हो तो कुड प्लस V1 यूज करेंगे, और सकना के साथ यदि था थी का प्रयोग हो तो कुड के बाद हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे फॉर ट्रांसलेशन। जिस समय ट्रांसलेशन बनाइएगा उस समय इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि हैव प्लस V3 का प्रयोग करें या सिर्फ V1 का प्रयोग करें। ऐसे जब भरना होता है तो कैसे क्वेश्चन होगा, इस बार इस लाइन को समझ लीजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाते हैं। यदि मैं अमीर होता, बर्तन को हम देख लेते हैं जगह के अनुसार, बोर्ड पे कितना जगह मिलता है हमें। यदि मैं अमीर होता तो तुम्हें अमीर बना सकता। लुक हियर, इफ आई वेयर रिच, I could
मेक यू रिच। जैसे यदि वह महान होता तो हम लोग वहां जा सकते। इफ ही वेयर ग्रेट वी कुड हैव गॉन देयर। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? बात आपको समझ में? इस सेंटेंस को आप यहां ट्रांसलेट कर लीजिए। थोड़ी सी जगह बचती है, हम लोग उसको यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। यदि वह महान होता, इफ ही वेयर ग्रेट, तो हम लोग वहां जा सकते थे। वी कुड हैव गॉन देयर इत्यादि। बोलिए एनी डाउट? चलिए आपका समय पूरा होता है। हम लोग जो है ना मॉडल को अभी कंटिन्यू रखते हैं। बाकी जो सेक्शन होंगे यानी नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास की जो है ना वेट करेंगे। ओके, राइट डाउन।